एक तो डिफॉल्ट और दूसरा आपका रहता है क्या, चेक। ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रेंट हम लोग देखेंगे, बहुत इजी है, अब टफ कोई भी चीज नहीं है। सो यूनिक और नॉट नल, तो कई बार कई लोगों के क्वेश्चन इस तरीके के भी आ जाते हैं कि भाई आपने मूवीज वाला डेटा बनाया, ठीक है, मूवीज वाले में ये डेटा से इनको हम पहले डिलीट मार देते हैं इन टेबल्स को ड्रॉप करना था, ठीक है। सो पॉइंट इज व्हाट कि भाई अपने मूवीज वाला डेटा आपके पास एक डेटा अवेलेबल था मूवीज वाले के अंदर, ओके। अब क्वेश्चन क्या आता है, हमने यूनिक और नॉट नल सिंगल यूज किया था। पॉइंट ये होता है कि भाई अगर हम कोई टेबल को, कोई टेबल, किसी भी टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को, जैसे ये है, इसको मुझे यूनिक भी रखना है और नॉट नल भी रखना है, तो दो कंस्ट्रेंट मैं एक साथ लगा सकता हूँ एक ही कॉलम के ऊपर। यस, दिस इज वैलिड, ठीक है, तो ये वैलिड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप आराम से दो कंस्ट्रेंट एक ही पे असाइन कर सकते हो, एल नेम, और इसमें भी हम वैर दे देते हैं, वैर। सर ये यूनिक और नॉट नल तो प्राइमरी की के सिमिलर ही हो गया ना, दोनों एक ही बात हो गई उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना। अभी हम इसका भी पूरा पोर्शन, वही मैं आपको पोर्शन दिखाने वाला हूँ कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और इसमें सिनेरियोस कैसे आते हैं जो कंफ्यूजन स्टेट में ले जाते हैं। तो एक्टर 1 में मैंने एक्ट आईडी सिंगल एक कॉलम को क्या किया, यूनिक और नॉट नल किया, ठीक है। और जैसा कि आपने क्लियरली इसको पहचान लिया कि भाई ये दो सिचुएशन जो है वो किसकी है, प्राइमरी की है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप पूरी टेबल के अंदर किसी एक सिंगल कॉलम को यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट दोनों अप्लाई कर देते हो, तो डिफॉल्टली वो इसको किस में कन्वर्ट करके रख देगा, प्राइमरी की बना देगा, सीधा सीधा बाय डिफॉल्ट इसको क्या बना देगा, प्राइमरी की बना देगा। देखो हम टेस्ट करके देखते हैं, हमने रन किया और हमारा एक ही कॉलम था, दूसरा कोई कॉलम नहीं था इस टाइप का, तो हमने इसको ESC करके देखा, हमने प्राइमरी की तो बनाई नहीं है। तो थ्योरी क्या बोल रही है, सीक्वल की थ्योरी बोलती है कि अगर एक कॉलम वही आपका यूनिक और नॉट नल दोनों है, तो वो क्या करेगा, इसको प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देगा डिफॉल्टली। हम इसको टेस्ट करके देख रहे थे, तो हमने इसको देखा कि भाई ये प्राइमरी की बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखो इसने क्या बना दिया, उसको प्राइमरी की बना दिया। तो मतलब इससे एक चीज हैंस प्रूव्ड हुई कि भाई अगर आपने पूरी टेबल के अंदर कोई एक कॉलम अगर यूनिक और नॉट नल है, मतलब एक ही कॉलम के ऊपर दोनों कंस्टेंट लगे हुए हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी की में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बनती है, इसी पे एक और काउंटर क्वेश्चन आ जाता है। काउंटर क्वेश्चन ये आता है भाई कि आपको, आपने एक को डिफाइन किया था, अब सिचुएशन क्या करती सामने वाले ने कि भाई मैं दो कॉलम को करूंगा, तब तो प्राइमरी की नहीं बन सकती ना, तब तो यूनिक नॉट नल रहेगा। तो इन्होंने बोला कि अगर हम दो कॉलम को यूनिक और नॉट नल करते, ऊपर कितने कॉलम थे हमारे पास, एक कॉलम था, तो उसने उसको क्या कर दिया था, प्राइमरी की कर दिया था। लेकिन एक्टर 2 में हमने सिचुएशन रख दी कि भाई अगर हमने दो को यूनिक और नॉट नल कर दिया तो क्या होगा। तो वो क्या करता है, सीक्वल के थ्योरी जो है वो इस पॉइंट पे क्या बोलता है, इस पॉइंट पे ये बोलता है कि आपके दो कॉलम है, एक्ट आईडी और एक्ट एफ नेम, तो जो कॉलम पहले होगा वो उसको प्राइमरी की कर देगा, और दूसरे वाले में बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई रहेगा, यूनिक और नॉट नल। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, एक्टर 2 टेबल हमने बनाई है, तो हमारी टेबल रन कर गई। हम इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। हमने एक्टर 2 को डिस्क्राइब कर, तो यू कैन सी एक्ट आईडी जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की है। जो थ्योरी थी वो थ्योरी क्या बोल रही थी कि पहले कॉलम को वो जिसमें यूनिक और नॉट नल होगा, फर्स्ट टाइम उसको जिसमें मिलेगा उसको प्राइमरी की बना देगा, सेकंड वाले को वो यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट की तरह ही कंसिडर करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। ये कंफ्यूजन स्टेट डाल देता है, इसलिए मैंने आपको ये वाली सिचुएशंस
क्लियर करी कि भाई इसमें दो सिचुएशन इस टाइप से बन जाते हैं। ओके, सॉरी। ओके, सो नाउ अब मैं एक्टर वाली टेबल को चेक कर लेता हूँ। एक्टर वाली टेबल में क्या है, एक प्राइमरी की हमारी बनी हुई है, सॉरी। ओके, सो एक प्राइमरी की हमारी बनी हुई है। अब हम क्या चाहते हैं, इस प्राइमरी की को पहले तो ड्रॉप कर देते हैं, इसका कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट हटा देते हैं हम लोग। तो ड्रॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल एक्टर ड्रॉप प्राइमरी की, ऑल्टर टेबल मॉडिफाई एक्टर अंडरस्कोर आईडी इंटीजर। तो मैं नॉट नल और प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट दोनों ही हटा रहा हूँ इसमें से, तो उन दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ दोनों में यूनिट कर देते हैं। तो हमारे ये कंस्ट्रेंट हमारा हट गया, हमारी टेबल नॉर्मल हो गई। ठीक है, मैं कंस्ट्रेंट हटा रहा था इसलिए दोनों को एडी लिखी थी। अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या हम ऑल्टर में, ऑल्टर टेबल एक्टर, इसमें अगर हम किसी कॉलम को मॉडिफाई करते हैं और एक्टर वाले, सॉरी, एक्ट अंडरस्कोर आईडी को हम लोग क्या सर करते आपने इसमें अल्टर में एक्टर 1 और एक्टर 2 नहीं लिखा और फिर भी इसने एग्जीक्यूट कर दिया। हैं, तो मैंने एक्टर वाली टेबल पे ही लगाया था ना। नहीं सर, एक्टर 1 वाली टेबल पे लगा रखा हूँ। नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन जो चेक किया था वो एक्टर टेबल का किया था। ठीक है, तो एक्टर वाली टेबल के अंदर मेरा जो एक्ट आईडी था ना, वो प्राइमरी की था और नॉट नल भी था। तो मैंने उन दोनों को हटाने के लिए दोनों क्वेरी चलाई थी। ये वाली जो क्वेरी चलाई थी ना, वो दोनों क्वेरी इसलिए चलाई थी। एक्टर टेबल ड्रॉप प्राइमरी की, मैंने पहले प्राइमरी की ड्रॉप करा था, फिर उसके बाद एक्टर टेबल में से मॉडिफाई किया था। इसलिए मैंने उसको किया था क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिक और नॉट नल को ऑल्टर के साथ में अप्लाई करना चाह रहा था। तो मैंने एक को पहले हटा देना है ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। हमने ऑल्टर का यूज किया, यूनिक एंड नॉट नल असाइन किया एक्ट आईडी को। हम इसको रन करते हैं, हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। हम इसको चेक करेंगे तो ये देखो कंस्ट्रेंट हमारा बाय डिफॉल्ट, हमने बोला था सिंगल उसको करोगे तो सिंगल उसमें वो कैसा असाइन हो जाएगा, प्राइमरी की बन जाती है वो। ठीक है, अब आप इसी के अंदर दूसरे कॉलम को भी आप सेम इसी तरीके से असाइन कर दो। तो एक्ट आईडी की जगह हम किसको कर देते, एक्ट अपने, और इसका डेटा टाइप हमारा वायर 20 था, 20 कर देते। हम इसको असाइन करते हैं एक्टर वाली टेबल में काम करो। मैंने इसे रन करा, मैं इधर गया, मैंने इसे रन किया, तो यू कैन सी ऊपर वाला हमारा प्राइमरी की है, नीचे वाला यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट दोनों एक साथ अप्लाई हो। तो दो कंस्ट्रेंट आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ विदाउट इसमें? ठीक है, सो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कि भाई हमारा नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की ये सारी चीजें कैसे बनती है। अभी मैं आपको फॉरेन की भी बताऊंगा, लेकिन फॉरेन की मैं आपको डेटा मॉडलिंग के साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से वो डेटा मॉडलिंग वाले पोर्शन जो है वो वर्कआउट करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट करता गया, तो मेरे पास एक फॉर्मेट था। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं किसी दिन नहीं पढ़ा रहा तो डिफॉल्टली आपको क्या करना है, हमें पता होता है जैसे कोई फैकल्टी हमें आज क्लास नहीं देने वाली, तो हम क्या प्रोसीड करेंगे, हम प्रैक्टिस मोड पे चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिफॉल्ट फॉर्मेट। कि हमने एक अपना थ्योरी बना रखा है कि भाई अगर आज सेशन नहीं हुआ, सेशन हुआ तो हम सेशन कंप्लीट करेंगे, अगर सेशन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट फॉर्मेट पे कोई प्रैक्टिस कर लेंगे। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि हम किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो डिफॉल्ट फॉर्मेट पे जाने से पहले मैं इसको पहले इन दोनों को हटा देते हैं एज यूजुअल, जो हम लोग इसको डिलीट करते हैं। तो पहले इन दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। ओके, सो नाउ द पोर्शन इज व्हाट कि हमें डिफॉल्ट फॉर्मेट पे चीजों को देखना है। तो डिफॉल्ट के फॉर्मेट पे हम लोग क्रिएट के साथ में भी टेबल बनाते हैं, क्रिएट एक्टर 1।
तो एक्टर 1 के अंदर हमने दिया act underscore id integer comma act underscore fname varchar 20. Okay, well, work on this. Copy and this one is paste. तो मैं इस पर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. चलो इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं. चलो नहीं कर रहे, एक्टर आईडी पे नहीं कर रहा, मैं एक्ट एफ नेम पे कर देता हूँ. एक्ट एफ नेम पे मैंने क्या करा, मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है. कौन सा? नॉट नल कंस्ट्रेंट. तो हमने यहाँ पे दे दिया नॉट नल. नॉट नल का मतलब क्या हो गया कि भाई आप जब भी एंट्री करोगे आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते. तो ये हमने ऑलरेडी टेस्ट करके आ रहे थे पहले से कि भाई खाली तो छोड़ नहीं सकते. तो बेसिकली अब हमने नॉट नल असाइन कर रखा है. अब हमारा पोर्शन ये बनता है कि भाई हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. तो मैंने इसमें करा, इधर मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल. सो मैंने एक कंस्टेंट फॉर्मेट डाल दिया इसके अंदर कि भाई अगर आपकी कोई भी वैल्यू असाइंड नहीं होती है एट नेम पर, सपोज किसी ने एंटर नहीं करा, तो वो उस पर क्या असाइन कर देगा, नॉट अवेलेबल असाइन कर देना चाहिए डिफॉल्ट. हमने इसे रन करा. देखो अगर डिफॉल्ट लगा दे तो वो वैल्यू जो है ना वो वाला कॉलम यूनिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना. आपको भी पता है अगर यूनिक होगा तो एक ही बार डिफॉल्ट चलेगा, दूसरी बार चल ही नहीं पाएगा. क्योंकि वो क्या करेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो रही होगी. दिस इज माय एक्टर. मैं इसको चलाता हूँ. देखो इसका नॉट नल है लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नॉट अवेलेबल है. तो हमने क्या करा, हमने डेटा इंसर्ट करा. इसमें हमें मल्टीपल बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक ऑल्टर के साथ में और बताऊंगा कि ऑल्टर में भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो. तो इंसर्ट इनटू एक्टर 1 मैंने वैल्यूज डाला. आपको भी पता है वैल्यूज में वही सारी एंट्री करना जरूरी है. तो हम क्या करते हैं 101 कॉमा नहीं रहेगा, मेरे को डेटा एंट्री के लिए ये लेना पड़ेगा एक्ट अंडरस्कोर आईडी कॉमा एक्ट अंडरस्कोर एल नेम. अब देखो मैं ना वो लास्ट नेम एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम एंटर नहीं कर रहा हूँ. एक्ट अंडरस्कोर जेंडर. ठीक है. अब हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज ब्रैकेट. वैल्यूज डाली हमने यहाँ पर. वैल्यूज क्या डाली, 101. एक्टर का एल नेम इज डबल कोट्स तोमर. दिस वन इज नेम ब्रैकेट क्लोज कॉमा 102 डबल कोट्स यादव नेम ब्रैकेट क्लोज एंड सैम. मैंने इसमें क्या एंटर नहीं करा, मैंने फर्स्ट नेम एंटर नहीं किया. तो दोनों जगह फर्स्ट नेम एंटर नहीं करने की वजह से क्या होगा कि वो मेरा उस जगह पे क्या दे देगा, नॉट अवेलेबल दे देना चाहिए. ठीक है. अगर मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रखा है, अगर मैं एंट्री नहीं करता और मेरा डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं होता तो वो मुझे एरर देता तो भाई आप खाली नहीं छोड़ सकते, आप उसकी एंट्री करो. अभी मैंने डिफॉल्ट लगा रखा है तो अब क्या होगा कि वो खाली तो है नहीं, है ना. नॉट नल कंस्ट्रेंट वर्कआउट तो करेगा नहीं. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ले रखी है. अब मैं इसको रन करता हूँ. मैंने इसे रन करा. रन करने के बाद हम इसको फैच करके देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली डेटा क्या है एक्टर में. तो उन जगह पर हमारा डेटा क्या आ गया, एफ नेम पे नॉट अवेलेबल. तो डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से हेल्प आउट करता है कि भाई अगर आपका डेटा वैल्यू वहां पर एंटर नहीं हो रहा है तो वहां पर डिफॉल्टली कौन सी वैल्यू अवेलेबल करा दो, नॉट अवेलेबल वैल्यू. ठीक है. बाय डिफॉल्ट आपका क्या असाइन हो जाता है, नल असाइन हो जाता है अगर कोई चीज खाली होती है. तो आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो जैसा आप. अगर ये डिफॉल्ट वैल्यू ऐड नहीं करते आप तो एरर दिखाता है उसमें. तो देखो एरर दिखाएगा. ये देखो मैं एक एक्टर 2 बना देता हूँ आपके लिए. आप उसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो. ये देखो मैं रिएक्टर 2 बना दिया.
एफ नेम जो है वो मेरा क्या है, नॉट नल कंस्ट्रेंट है। अब मैं इसमें एंट्री करूं, देखो डिस्क्रिप्शन में भी दिखा देता हूँ, देखो नॉट नल लगा है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है ना इस पर। अब हम एक्टर 2 में एंट्री करते हैं, एक्टर 2 में एंट्री कर रहे हैं, यही सेम चीज देखो एरर दे रहा है, फील्ड एक्ट एफ नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए वो आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, एरर दे रहा है उस पर, तो हमने वही डेटा हमें एंटर करना है, तो हमने क्या करा, ऑल्टर टेबल एक्टर 2 मॉडिफाई act underscore f name varchar under bracket 20 bracket default data एंड सेमीकोलन, रन कर दिया। अब देखो, अब डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी उसको हमने एक्टर 2 में, तो आ गई नो डेटा। अब आप एंट्री करो, मैंने एक्टर 2 में एंट्री करी, एक्टर 2 का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो नो डेटा लिखा हुआ। सो दिस इज द फॉर्मेट कि अगर आप एंट्री नहीं कर रहे हो, आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो वो एंट्री नहीं लेता, एरर देगा। और अगर आप मॉडिफाई करके उसको फिर यूज करते हो, ऑल्टर करके, तो वो आपको डेटा देगा। ठीक है, बहुत रेयर केस में आप इसको यूज करोगे, तो मैं आपको पॉइंट बताते जाऊंगा जहां जहां आपको ज्यादा फोकस करना है, ऊपर वाले प्राइमरी की, नॉट नल और यूनिक, इन पे ज्यादा फोकस करना है। तो डिफॉल्ट क्लियर हुआ, यस सर नो? हाँ सर, हो गया सर। चलो, अब लास्ट कंस्ट्रेंट हम लोग एक और देखते हैं, दैट कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड व्हाट, चेक। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, एक और चीज मैं बता दूंगा आपको अभी इसी के अंदर, एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, मैं कल भूल गया था उसको लिखना, तो उसको देख लेते। तो पहले चेक की बात कर लेते हैं। चेक होता है जैसे कंडीशन लगाते हो, आप एक्सेल में कंडीशन लगाते हो ना कि भाई डेटा तभी एंटर हो, कि हमने एक सेल पे कंडीशन लगा दी कि भाई डेटा अगर 50 से ऊपर होगा तो ही एंटर हो, वरना ना हो। तो सपोज मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में मैंने सॉरी ईडी अंडरस्कोर आईडी डाला इंटीजर में, इसी टेबल को मैं यूज करूंगा आगे। और फिर मैंने डाला पीडी अंडरस्कोर एफ नेम, पर्सनल डिटेल फर्स्ट नेम, और इसको हम varchar ले लेते हैं 255। ठीक है, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर हम 255 लेते हैं, किसी का नाम वगैरह का जो भी फंडा लेते हैं, तो 255 आपको रखना है। एंड हमने डाला पीडी अंडरस्कोर एज। ठीक है, एज को भी हम इंटीजर फॉर्मेट में ले लेते हैं। सो एक टेबल मैंने ये डिजाइन करी एज के साथ, इसको हम ऐसे रख लेते हैं इस टेबल को। तो DESC देख लेते हैं इसका, पर्सनल अंडरस्कोर DT सेमीकोलन एग्जीक्यूट टेस्ट। ठीक है, ये टेबल हमारी बन गई। हम एक और पर्सनल DT 1 बनाते हैं, इसमें हम चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, उसको ऑल्टर के लिए यूज कर लेते हैं। इसमें मैं आपको चेक कंस्ट्रेंट लगा के बता, तो मैंने क्या करा, मैंने पर्सनल डिटेल DT1 लगाया, और उसके बाद मुझे इसमें चेक कंस्ट्रेंट लगाया। तो मैंने बोला, कंडीशन लगाई चेक, चेक में बहुत सिंपल ये कंडीशन दे दी मैंने उसको कि भाई जो PD अंडरस्कोर एज जो है वो मेरा 18 प्लस होना चाहिए, ग्रेटर देन 18। ठीक है, या ग्रेटर देन 17 होना चाहिए, उसके बेसिस पे वो वैलिड होगा फॉर द लीगल एज होगी, अदरवाइज नहीं। तो हमने इसको रन किया, रन करने के बाद मैंने पर्सनल DT1 का डिस्क्रिप्शन चेक करा, देखो इसमें चेक कंस्ट्रेंट नहीं दिखा देगा, चेक कंस्ट्रेंट आपका डायरेक्टली प्रोसीड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं, हमने लिखा है इंसर्ट इनटू, इसमें एंटर करेंगे हम पर्सनल अंडरस्कोर DT1। ठीक है, सो पर्सनल अंडरस्कोर DT1, और हमने इसका ब्रैकेट स्टार्ट किया,
और मुझे इसमें डेटा एंट्री करने pd_id कॉमा ठीक है, pd_id कॉमा pd_fname कॉमा pd_h पर्सनल डिटेल 1 में एंट्री करें हम लोग, ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वैल्यूज। हमारी वैल्यूज के लिए हम लोग एंट्री करते हैं। वैल्यूज में हमने क्या करा, हमने एक आईडी दी 101, नेम दिया पर्सन का, हमने आशीष लिख दिया, ठीक है, एंड द आशीष इज व्हाट 20, ठीक है। सो मैंने एक एंट्री करी, सिंगल एंट्री करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आशीष का एंट्री किया, आशीष का एंट्री कितना करा है, 20 करा है। तो एज पर माय कंडीशन आशीष की एज 17 से अबव है, तो ये एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखो एंट्री हो गई। हम इसको सिलेक्ट क्वेरी चला के इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सनल अंडरस्कोर dt सेमीकोलन, वी रन दिस 1, ठीक है। तो आशीष की एंट्री हो गई और कंस्टेंट क्या था, कंस्टेंट था कि भाई उसकी एज जो है वो 17 से ऊपर होनी चाहिए। तो अब मैंने दूसरा एंट्री करी, मैंने सुमित की एंट्री करी, सुमित की एंट्री करी, लेकिन सुमित की एज मेरे पास कितनी आ रही है, 15 आ रही है। और मैंने इसका आईडी भी डाल देता हूँ, सब यूनिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक और एंट्री करी सुमित की एंट्री करी। अब क्या सुमित की एंट्री होनी चाहिए, यस और नो, सुमित की एंट्री जानी चाहिए इसके अंदर, नहीं होगी सर इसमें, क्योंकि एज तो 17 से नीचे हो गई ना। करेक्ट। तो कंस्टेंट हमारा यहाँ पे वर्कआउट करेगा। देखो एरर दे गया, एरर क्या दे गया यहाँ पे कंस्टेंट हमारा कि चेक कंस्टेंट पर्सनल dt1 चेक 1 इज वायलेटेड। मतलब आपने जो कंस्टेंट लगा रखा है उसकी एज लिमिट जो है ना, आपने अबव 17 के पहले बोली हुई है। अब मैंने बोला ये 17 साल का है सुमित, तो क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए, होगी सर। बताओ, यस और नो, एंट्री होनी चाहिए, क्या बोलते हो। नहीं होगी सर, इसकी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई एंट्री, 17 से ऊपर होना चाहिए सर। 17 से ऊपर होनी चाहिए। हम चला के देखते हैं, इसमें भी एंट्री है। अब मैं सुमित को 18 साल का कर देता हूँ, तब इसकी एंट्री अब हो जाएगा। अब हो जाए। क्लियर हुआ, कोई डाउट, नो समझ सर। में आया। बहुत सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू आपने असाइन कर रखी है, मेरे को ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ये डिफॉल्ट वैल्यू हमें प्रोसीड नहीं करनी, हम नहीं चाहते डिफॉल्ट वैल्यू आए। तो उसको ड्रॉप कैसे करेंगे, तो ड्रॉप करने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, ड्रॉप डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू थोड़ा सा मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, डिफॉल्ट वाले पे बात कर रहा हूँ अभी। डिफॉल्ट वैल्यू मुझे ड्रॉप करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, फैक्टर, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, मॉडिफाई, मॉडिफाई करते समय हम उसमें लिखेंगे किस वजह से ड्रॉप करने, किस पे लगाया था हमने, एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम, एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम पे, हाँ टू पे लगा, टू पे लगा रखा है ना ऑल्टर में, ऑल्टर इसी को ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग टू वाले, ठीक है। चेक कर लेते हैं यार, तो अपन इतना रच ले, नो डेटा इसी पे लगा हुआ है टू पे। तो हमने डिफॉल्ट लगा रखा था, हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था। तो हम यहाँ पे बहुत सिंपली लिखेंगे ड्रॉप डिफॉल्ट, इसको ड्रॉप डिफॉल्ट नहीं चल रहा, सर इसमें मॉडिफाई और ड्रॉप दोनों लगाते हैं। हाँ
अंडरस्कोर एफ नेम। एक मिनट, इसमें एक और चीज यूज करते हैं हम लोग, ऑल्टर की यूज करते हैं। तो इसमें मॉडिफाई नहीं यूज करना, ठीक है, इसमें आपको ऑल्टर यूज करना पड़ेगा। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी रहती है, कहीं कहीं चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑल्टर यूज करते हैं। तो मैंने ऑल्टर यूज किया, ऑल्टर यूज करने के बाद मैंने इसको रन किया, इट्स माय सक्सेसफुली रन। सो इसको दोबारा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, देखो डिफॉल्ट वैल्यू ड्रॉप हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका यूनिक ड्रॉप कर रहे थे तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इंडेक्स यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डिफॉल्ट को ड्रॉप करना है तो मॉडिफाई यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, ऑल्टर यूज करना है, कि हम उस टेबल को डेटा के साथ में ऑल्टर कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, अब हमारा चेक कंस्ट्रेंट में भी यही कंसर्न पॉइंट आता है कि भाई चेक कंस्ट्रेंट तो दिख तो नहीं रहा, लेकिन हमारा पर्सनल DT1 में चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो मैं पर्सनल DT में पहले चेक कंस्ट्रेंट ऑल्टर के थ्रू लगा देता हूँ। ठीक है, हमने ऑल्टर के थ्रू अभी तक लगाया नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पर्सनल DT1 में ऑल्टर के थ्रू चेक कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। तो पहले कंस्ट्रेंट लगा देते हैं हम लोग, अब हम वापस आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑल्टर के साथ में लगाएंगे, तो मॉडिफाई लगाओ या ऐड लगाओ, लगाना है ना हमें, ये कंस्ट्रेंट कंडीशन ऐड करनी है, तो ऐड लगाएंगे और हम इसमें लिखेंगे चेक, और बाय डिफॉल्ट एज पे ज्यादा सही रहेगा, तो हमने PD_एज इज ग्रेटर देन 20, ये कंस्ट्रेंट हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये हमने कंस्ट्रेंट किस पे अप्लाई करा है, पर्सनल DT पे। पर्सनल DT पे हमने किसी भी टाइप का कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया हुआ था, हम आराम से एंट्री कर सकते हैं। अब देखो ये एंट्री चल गई, अब हम इसमें पर्सनल DT में सुमित की एंट्री करके देखते हैं। तो पर्सनल DT में क्या सुमित की एंट्री हो सकती है इस वाले पॉइंट पर, नहीं होगी सर, क्योंकि ग्रेटर देन 20 लिखा हुआ है, तो एरर देना चाहिए। हमने इसको रन करके देखा, तो देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है इसमें। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि आप किस तरीके से इसमें लगा सकते हो। अब आता है कि हम इसको ड्रॉप कैसे करेंगे, ड्रॉप चेक कंस्ट्रेंट, इसको ड्रॉप कैसे करेंगे। ड्रॉप करना इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ना कंस्ट्रेंट ढूंढना पड़ेगा। अब कंस्ट्रेंट क्या है, ये रहा कंस्ट्रेंट आपका, पर्सनल DT चेक 1। मैं इसको रो को कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ लिखा हुआ दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसको देखोगे, तो ये है आपका कंस्ट्रेंट, कौन सा, पर्सनल चेक DT1। आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इस तरीके से आप एरर ट्रेस करो, आपको कंस्ट्रेंट मिल जाएगा। आपको इसको ड्रॉप करना है, तो बहुत सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा एक तरीका ये है इसको चेक करने का। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, जो टेबल नेम इज पर्सनल अंडरस्कोर DT ड्रॉप। ड्रॉप क्या कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट ड्रॉप करने का, किसका कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर रहे हैं, चेक का, और चेक का कंस्ट्रेंट हम लोग यहाँ पे डाल। ठीक है, सिंपल, पर्सनल DT ड्रॉप, किसका ड्रॉप कर रहे हो, चेक। चेक एक की जगह मल्टीपल भी हो सकते हैं, आप 2-3 चेक भी लगा सकते हो, तो ये चेंज हो जाता है इसके अंदर। कौन से, पर्सनल DT चेक 1 लिखा हुआ है, तो ये एक ही था इसलिए 1 लिखा हुआ है। अब इसे रन करोगे तो देखो ये ड्रॉप हो गया। अब आप सुमित की एंट्री करो, सुमित की एंट्री जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। अब देखो सुमित की एंट्री चली गई। अब मैं पर्सनल DT में आपको सुमित की एंट्री दिखा दूँ, 2/18 पे इसकी एंट्री है। ठीक है, अब मैं एक बार और इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ। कंस्ट्रेंट अब अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं अप्लाई होगा कंस्ट्रेंट, क्योंकि 18 की एंट्री थी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, समझ गया ना क्यों ट्रंकेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई 18 की एंट्री कर चुका हूँ, तो वो बोलेगा कि भाई 18 की एंट्री हो चुकी है, अब मैं इस पर कंस्ट्रेंट नहीं बना सकता। तो मैंने इसको हटाया, मैंने फिर कंस्ट्रेंट बनाया। ठीक है, अब एंट्री करोगे, अब नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम वापस आ गए। अब पहला तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो।
दूसरा तरीका क्या है जो हम कल यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, क्रिएट सॉरी शो टेबल वाली शो क्रिएट टेबल, जो बैकग्राउंड कॉपी निकाल है। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं शो क्रिएट टेबल। कौन सी टेबल है हमारी, पर्सनल अंडरस्कोर डिटी। इसको रन करते हैं तो हमारे पास एक क्रिएट टेबल का बैकग्राउंड प्रोसेस आ जाएगा। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्या करेंगे, सिर्फ इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करा और सिंपल तरीका होता है इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद यू कैन सी, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हुआ चलता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे लिखा हुआ आता है स्पेशल कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट जो है वो ये कंस्ट्रेंट है, और कंस्ट्रेंट किसके ऊपर अप्लाई किया गया है, चेक बनाया गया है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप क्वेरी का बैकग्राउंड भी निकाल सकते हो। दिस इज एन अनदर प्रोसेस कि किस बेसिस पे आप उस डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई कंस्ट्रेंट ढूंढने के तरीके क्या होते हैं। सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन बताया, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना एरर कोड वाला, ये एक तरीका हो जाता है आपके लिए कि आप यहाँ से इस तरीके से आप उसको चेक आउट कर सकते हो। ओके, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो आप इस तरीके से उन सब चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ओके सो दोनों टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे पास एक और पार्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसी के अंदर। यहाँ पे कंस्ट्रेंट वाले पोर्शंस आपके कवर अप हो जाते हैं सारे। यहाँ पे मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दिस इज वन व्हाट, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ जाती है, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं रीजन बताता हूँ। पहली चीज, मैं पर्सनल डिटेल की टेबल आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गई, तो हमने इसको मिटा तो दिया था, अभी हम फिर से जनरेट करेंगे। एक रफ टेबल हमने जनरेट कर दी, रफ टेबल भी जनरेट कर दी। अब चलो देखो टेबल तो बन गई हमारी, DESC पर्सनल अंडरस्कोर सेमीकोलन रन करा, टेबल आ रही है। तो लेकिन मेरे को एक चीज और असाइन करनी थी, मैं टेबल में असाइन कर देता हूँ। वो चीज थी मेरी क्या, कि मेरे को प्राइमरी की ऐड करनी थी। मैं ऊपर असाइन करना था, मेरे चला दी थी टेबल, इसलिए मैं असाइन नहीं कर पाया। तो मैं इसमें असाइन कर देता हूँ PD_ID को क्या बना दिया मैंने, प्राइमरी की बना दी, ठीक है। अब मैं इसको खाली तो छोड़ नहीं सकता, है ना। कंडीशन क्या हो गई, इसको खाली नहीं छोड़ सकता, बट मेरे को एंट्रीज करनी है। तो मैंने एक इंसर्ट क्वेरी बनाई, इंसर्ट इनटू पर्सनल अंडरस्कोर DT। अब पॉइंट क्या बनता है, मेरे पास दो क्वेश्चन बनते हैं कि मैं ऐसे PD_ID लिखूं और PD_ID, PD_F_name, PD_age, इस तरीके से एंट्री करूं, है ना। तो एंट्री मैंने एक आध एंट्री करनी स्टार्ट करी, ठीक है। एंट्री मैंने करनी स्टार्ट कर दी, मैंने इस तरीके से लिया और मैं यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यूज और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे दिया 101 डबल कोट्स मॉम कॉमा एज इज व्हाट 29 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। एक एंट्री मैंने इसके अंदर डाली। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पर्सनल अंडरस्कोर DT, एंट्री हो गई। अब मेरा ऑटो इंक्रीमेंट तो चल ही रहा है। अब सपोज मैंने क्या करा, पर्सनल DT पे PD_ID को एंट्री नहीं करनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे कब तक, मेरे को नंबर याद तो रहेंगे नहीं, मैं पढ़ने की एंट्री अलग अलग करना चाहता हूँ। मैंने सोहेल की एंट्री करी, सोहेल इज 31 और मैंने इसको रन करा
तो क्या हो गया, फील्ड डजंट हैव डिफॉल्ट। अब मैंने प्राइमरी की बना रखा है, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई। अब पॉइंट ये आया कि भाई अब क्या करूं मैं, इसको कैसे वो करूं कि ये चलता रहे कंटिन्यूसली। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे फंस गया था कि भाई कैसे हम लोग उसके साथ में वर्कआउट करेंगे। तो अब हमारी एक एंट्री तो हो रखी है, तो हमने क्या करा, हमने ऑल्टर कमांड चलाई क्योंकि टेबल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमने पर्सनल अंडरस्कोर dt लिया और dt लेने के बाद फिर हमने क्या बोला, उसको बोला कि add id underscore id integer auto increment equal to 1 चलो इस पे लगा देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। एरर दे रहा है, डुप्लीकेट कॉलम नेम इज bd underscore id modify। ठीक है, 1 row is affected, so we execute this one 101। सोइल की एंट्री करके देखते हैं, सोइल की एंट्री अब हो गई। अब इसको रन करता हूँ, सोइल की एंट्री कितनी आई, 102। ठीक है, मैं ऑल्टर कर रहा था, मैं ऐड कर रहा था, ऐड नहीं करना था, मेरा टेबल ऑलरेडी बना हुआ था, मुझे मॉडिफाई करना था, गलत फॉर्मेट लगा दिया मैंने उसमें। बस एक पर्टिकुलर पार्ट लगा दिया, क्या, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा, अब आप एंट्री करते जाओ। सोहिल की जगह मैंने डाल दिया हेना, हेना इज 26 और मैंने एज भी डाल दी। मैंने एंट्री, मैंने उसकी वो नहीं दे रहा, आईडी दी मैंने, हेना की एंट्री करी और मैंने चेक करा हेना की एंट्री हो गई। देखो अब मेरा जो पीआईडी है ना, पीडीआईडी मतलब पर्सनल डिटेल आईडी जो है वो मेरी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट फॉर्मेशन पे रहेगी और यूनिक रहेगी। उसमें कभी भी है ना रिपीटेटिव वैल्यू नहीं आएगी, आप उसकी एंट्री करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये यूनिक कैसे रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट ठीक है। हाँ, तो ऑटो इंक्रीमेंट में यूनिक ही तो रहेगा। 103 के बाद क्या आएगा, 104, मतलब ऐसे पढ़ते चले जाओगे, सेम बढ़ते थोड़ी ना जाओगे, होगा। ठीक है सेम नहीं सर, आएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अब हमारे ठीक है। सेकंड पोर्शन क्या आता है कि हमारा क्रिएट टाइम पे हम कैसे लगाएंगे। क्रिएट टाइम पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, ये पर्सनल dt1 लगाया और मुझे इसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लिया ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या बच जाती है कि भाई ऑटो इंक्रीमेंट आपने लगा लिया यहाँ पर, तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किसमें लगाया, इसमें लगाया, तो मैंने रन कर दिया। तो इसको इनकरेक्ट डेफिनेशन इन जो वन कॉलम इन इसको डिफाइंड एज की। अच्छा, टेबल डिलीट नहीं हुई है, डिलीट तो हो गई। क्रिएट टेबल पर्सनल डिटेल 1। तो प्राइमरी की बनाना जरूरी है, यूनिक कंस्टेंट होना बहुत जरूरी होता है। मैंने की नहीं बनाई थी इसलिए मेरा ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था। ठीक है, अब मेरा ऑटो इंक्रीमेंट चालू हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने फिर से एंट्री करनी चाहिए, मैं इसको एंट्री करता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 1 और मैंने हेना की एंट्री मारी। तो मैंने पहली एंट्री तो मार दी। अब मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी को फिर से चला के देखता हूँ कि सेलेक्ट क्वेरी एक्चुअली वर्कआउट कर रही है कि नहीं कर रही है। 1 पर डालते हैं, रन दिस, 1 से आया। अब एग्जैक्टली यार हेना की एंट्री मेरे को 1 से नहीं लेनी थी, मेरे को कैसे लेनी थी, 101 से स्टार्ट करना था। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो 101 से स्टार्ट, 100 से। तो मैंने क्या करा, बहुत सिंपली पहले तो ट्रंकेट कर लेते हैं उसको, डेटा को मैं ट्रंकेट कर देता हूँ क्योंकि डेटा हमें इसमें कुछ चाहिए नहीं। कहाँ गया हमारा फ्रेश एंड पर्सनल डेटा 1 सर एक तरीका और भी तो है, क्या, जो वैल्यूज में हीना लिख रहा है इसके आगे एक 101 लगा दें, तो उसके बाद जो भी हम मतलब वैल्यू एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक ही उससे मतलब आगे आएगी।
बिल्कुल, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाई मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, बाय डिफॉल्ट एंट्री 101 से स्टार्ट हो, आपको एक बार एंट्री करनी पड़ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि एंट्री नहीं कर रहे आप तो तब उससे स्टार्ट हो। मेरे दिमाग में एक फॉर्मेट आया था, मैंने देखा था पहले कभी, सो वी जस्ट एड ऑन दिस वन, ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू 100, जो मैं पहले कर रहा था। मैंने उसको कहाँ से दे दिया, कहाँ से स्टार्ट करना है उसे, 101 से स्टार्ट करना है, 101 से ऐसे करके स्टार्ट करना है। तो मैंने उसमें क्या करा, मैंने बोला पर्सनल DT1 में जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा वो किससे स्टार्ट हो, 101 से स्टार्ट हो। मैंने उसे रन किया, रन करने के बाद मैंने हिना की एंट्री करी, हिना की एंट्री चेक करी तो 101 से आ गया। दिस इज द फॉर्मेट कि हम ऑटो इंक्रीमेंट को किससे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि हम किस तरीके से इंक्रीमेंट्स फॉर्मेट इसके अंदर ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट। तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाते इसमें सर ऐड और मॉडिफाई कुछ भी मतलब यूज नहीं करना इसमें ये और empty हो अगर गया। हाँ ये ऑटो इंक्रीमेंट आपको देना है ना, तो ऑटो इंक्रीमेंट तो उसी में अप्लाई होगा जिसमें प्राइमरी की होगी और इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू नहीं होगी तो इंक्रीमेंट किसका होगा, इंक्रीमेंट बाकी किसी में कर नहीं सकते, हमें प्राइमरी की में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आपका DDL जो है वो रैप्ड अप होता है। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने जो हो सकता है वो मैंने पूरा कंप्लीट 0 टू अप लेवल तक पूरा कंप्लीट दे दिया है आपको। इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले, सेव स्क्रिप्ट DDL डे 5 ठीक है, ये फाइल अभी आपको मैं अपलोड करके दे दूंगा, एक बार आप उसको देखते रहें। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी तरीके का? यस, नहीं सर कोई डाउट नहीं। डाउट नहीं है, ठीक है। सो ये चीज हमने कंप्लीट कर ली। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा, बस फिर बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, नेक्स्ट पोर्शन जो रहेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग पे, ठीक है। अब जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ कल से जो हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारी चीजें आपको सीक्वल में सीखनी पड़ेंगी, मतलब उस पर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और जितना पार्ट मैंने आपको DDL में बताया है, अगर आप इसको अच्छे से प्रोसेस कर लेते हो पूरे तरीके से, तो भाई आपका जो डेटाबेस वाला सेक्शन होता है ना कंपनीज के अंदर, उसमें भी आप इसके बेसिस पे भी एंट्री मार सकते हो। डेटाबेस क्रिएशन वगैरह के काम के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं उसके लिए भी कर सकते हो, बट इतना क्वेरी सेक्शन आपको अपने दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये चीजें, ये सिचुएशन हम लोग इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कल मैं आपको सिचुएशन बताने वाला हूँ, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, डेटा मॉडलिंग करते कैसे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कंपनीज के अंदर भी, इंटरव्यू पर्पस पे भी। और बेसिकली अगर आप मार्केट में जाके बोलते हो किसी को कि भाई मेरे को डेटा मॉडलिंग बहुत अच्छे से आती है, तो मतलब एक अलग ही लेवल होता है डेटा मॉडलिंग वालों का, ठीक है। और डेटा मॉडलिंग में मैं आपको कल आपको बताऊंगा कि ये जैसे क्वेरी हमने बनाई है, ओके, तो क्वेरी तो हम नॉर्मली क्वेरीज तो हम लोग बना रहे हैं, मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन और सिखाऊंगा कि क्वेरी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं सीक्वल के अंदर। तो जो क्वेरी आप लिख रहे हो यहाँ पर, इनका प्रैक्टिस कर लेना, और फिर हम देखेंगे क्वेरी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। मतलब हम क्वेरी सेक्शन यानी कि सीक्वल क्वेरी ऐसा लिखे कम से कम टाइम में हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हम क्विकेस्ट फास्टेस्ट मोड में निकाल के लेके आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करके देखेंगे उसके, ओके। सो यहाँ पे आपका डिटेल खत्म हो जाता है। फाइल तो मैंने अलग अलग शेयर कर रखी है, अभी भी फाइल में एक अलग से डे 5 की फाइल अलग से शेयर करूंगा, और एक रार फाइल दूंगा जिसमें सिर्फ DDL कमांड का पूरा पैकेज होगा। उसको आपको डाउनलोड कर लेना, एक जगह आप उसको स्टोर करके रख लेना अपने सिस्टम में, तो इन फ्यूचर आपको काम आता है, ओके। कोई डाउट?
नो सर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। और एक और मैं ईआर डायग्राम दे रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा, मतलब एक लेवल अप कर रहा हूँ। अभी जो दिया था मैंने मूवीज वाला, वो बहुत छोटा सा था और सिंपल सा था। अब मैं उसको कॉम्प्लेक्स करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अब कंस्ट्रेंट आपको बता दी सारे। ठीक है, और मूवी वाली टेबल में भी आप देख लेना कि मूवीज वाली जो टेबल्स मैंने आपको दी है, उसमें ना एक एक कॉलम के आगे ना छोटी छोटी की बनी होंगी येलो कलर की, तो आप देख लेना, उनको अल्टर करके मैनेज कर लेना। कल मॉडलिंग बताऊंगा, मॉडलिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन की को, कि फॉरेन की कैसे डिजाइन की जाती है, कैसे हम रिलेशन क्रिएट करते हैं किसी टेबल में, तो कनेक्शंस बनाना, 1 to 1, 1 to many, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, चलो फिर कल मिलते हैं, कल इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, थैंक यू।